हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 7 इम्पॉर्टेंट फीचर्स को। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, न्यू पब्लिक सेक्टर पॉलिसी, मॉडर्नाइजेशन, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, फिस्कल रिफॉर्म्स। लिबरलाइजेशन, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं जिसमें जो इकोनॉमी है उसे लिबरलाइज किया जाएगा और साथ ही साथ जो इकोनॉमी है वो अननेसेसरी कंट्रोल्स और रेगुलेशन से फ्री रहेगी। लिबरलाइजेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि ट्रेड करने में छूट दी जाएगी और इंडस्ट्री पे अनवांटेड रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जाएंगे। इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन को लाने के लिए और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 है उसके द्वारा सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अबॉलिश किया गया। ये सारी ही इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स के लिए किया गया, चाहे फिर उनका इन्वेस्टमेंट कितना भी हो। यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज़ को छोड़ दिया गया सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कंसर्न की वजह से, सोशल रीजंस की वजह से, हज़ार्डियस केमिकल्स एंड ओवरराइडिंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के द्वारा जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें लिबरलाइज़ किया गया। सभी इंडस्ट्रीज़ को एक्सेप्ट कुछ 18 इंडस्ट्रीज़ जिनके कंसर्न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर जो बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डी लाइसेंस किया गया और उन्हें अलाउ किया कि वो शेयर्स को बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के सेल कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ को अलाउ किया गया कि वो अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड कर सकते हैं फ्रीली मार्केट की आवश्यकता के अनुसार। प्रोड्यूसर्स को अलाउ किया गया कि वो किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने आउटपुट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं मार्केट की डिमांड के हिसाब से। एमआरटीपी कंपनीज़ जिनका इन्वेस्टमेंट होता है 100 करोड़ रुपीस से ज़्यादा, अब उनको आवश्यकता नहीं थी कि वे प्री एंट्री करवाएं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की और साथ ही साथ उन्हें अलाउ किया गया कि वे अपने साइज़ को एक्सपांड कर सकती हैं। 1996-97 में जो पॉलिसी है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म की, उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट को एनहांस किया गया प्लांट और मशीनरी में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। इंडस्ट्रीज़ को फ्रीडम प्रोवाइड किया गया कि वो बाय कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज को ओपन मार्केट से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंपोर्ट्स कर सकते हैं। इन सभी मेजर्स की वजह से जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें लिबरलाइज़ किया गया जिससे वे बेहतर डिसीजंस ले सकें और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। प्राइवेटाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है प्राइवेटाइजेशन। यहाँ पर जो शब्द है प्राइवेटाइजेशन उसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। वो एंटरप्राइजेस जो कि पब्लिकली ओन किए जाते थे और मैनेज किए जाते थे, वहाँ प्राइवेट ओनरशिप को इंट्रोड्यूस किया गया। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में प्राइवेट सेक्टर को एक मेजर रोल प्ले करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी गई। द प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड थी उन्हें रिड्यूस किया गया। वे पहले 17 थी, उन्हें बाद में 8 कर दिया गया। प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर है उसे रेज़ किया गया। 8th प्लान के एंड तक जो टोटल इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट सेक्टर का उसे 55% कर दिया गया। पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट इक्विटी होल्डिंग्स को सेल किया गया वर्कर्स और पब्लिक के बीच ताकि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सके। प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड किया गया नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा और इस तरह से प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी को और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया गया। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, जो शब्द है ग्लोबलाइजेशन उसका मतलब यहाँ पर ये है कि इकोनॉमी को ओपन करना वर्ल्ड मार्केट के लिए बाय अटेनिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि किसी देश के द्वारा इंटरैक्ट किया जाना प्रोडक्शन के लिए, ट्रेडिंग के लिए और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए ऐसी कंट्रीज़ के साथ में जिनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड हैं। ग्लोबलाइजेशन दोनों ही चीज़ों को अलाउ करती है। ये एक चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है। ग्लोबलाइजेशन के ट्रेंड को फेस करते हुए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वे अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं कि वे इंटरनेशनल कंपटीशन का सामना कर सकें।
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते हुए भारत के द्वारा इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया और इकोनॉमी को ग्लोबलाइज किया गया। चेंजेस मेड बाय द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991 की, उसमें प्रिपेयर की गई है एक स्पेसिफाइड लिस्ट जिसमें है हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़। एनेक्शर 3 में इन इंडस्ट्रीज़ को ऑटोमेटिक परमिशन अवेलेबल होगी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। जब बात की जाती है फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स की, तो यहाँ हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ को ऑटोमेटिक परमिशन प्रोवाइड की जाती है अप टू अ सम ऑफ ₹1 करोड़। अब यहाँ परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है किसी फॉरेन टेक्नीशियन को हायर करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर अब इस चीज़ के लिए भी परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है कि अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे भारत में डेवलप किया गया है और अगर उसे टेस्ट किया जाना है भारत के बाहर, तो यहाँ पर फिर परमिशन की आवश्यकता नहीं लगेगी। इंडियन करेंसी के इंटरनेशनल एडजस्टमेंट के लिए रुपी को डीवैल्यू किया गया जुलाई 1991 में, जिसके द्वारा एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाया गया, इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया गया और फॉरेन कैपिटल के इन्फ्लक्स को बढ़ाया गया। इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से मैच करने के लिए यूनियन बजट 1992-1993 के द्वारा जो इंडियन रुपी है उसे पार्शियली कन्वर्टेबल बनाया गया और 1993-94 के बजट के द्वारा जो रुपी है उसे फुल्ली कन्वर्टेबल बनाया गया। गवर्नमेंट के द्वारा मार्च 31, 1992 में 5 ईयर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 1992-1997 को अनाउंस किया गया। यहाँ पर इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि भारत के फॉरेन ट्रेड के ग्लोबलाइजेशन के लिए एक फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश किया जा सके और इसके साथ ही साथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्टिविटी, मॉडर्नाइजेशन और कॉम्पिटिटिवनेस को प्रमोट किया जा सके। इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल कंपटीशन में लाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कस्टम्स ड्यूटी को मॉडिफाई किया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के फ़्लो को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे मेजर्स लिए गए। न्यू पब्लिक सेक्टर पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के द्वारा जो पब्लिक सेक्टर पॉलिसी है उसमें भी चेंजेस लाए गए। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसने एम्फेसिस को शिफ्ट किया पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की तरफ। मॉडर्नाइजेशन। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके द्वारा हाई प्रायोरिटी प्रोवाइड की गई प्रोडक्शन सिस्टम में मॉडर्न टेक्निक्स को। इस पॉलिसी के द्वारा फैसिलिटेट किया गया इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ को। बेटर और इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा परमिट किया गया फॉरेन कोलैबोरेशन को। 1999-2000 बजट के द्वारा टैक्स इनिशिएटिव्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस को बनाया गया जिससे फैसिलिटेट किया जा सके कोलैबोरेशन को, जिससे जो आगे आने वाले चैलेंजेस हैं उन्हें फेस किया जा सके। जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे वह फ्री हैं कि वो फाइनलाइज कर सकते हैं कोलैबोरेशन की टर्म्स को अपने आप से। प्राइवेट कंपनीज़ को भी एनकरेज किया गया कि वे अपने रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर्स को बना सकती हैं और यहाँ पर उन्हें टैक्स कंसेशन भी दिया जाएगा। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे मेजर्स लिए गए जिससे फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म लाया जा सके। लिक्विडिटी रेशो को रिड्यूस किया गया, डायरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम्स को अबॉलिश किया गया, इंटरेस्ट रेट्स पर फ्री डिटर्मिनेशन प्रोवाइड किया गया, बैंकिंग अकाउंटिंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाए गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए प्रोविजंस को बनाया गया, स्पेशल ट्रिब्यूनल्स के द्वारा स्पीडी रिकवरी की गई लोन्स की, बैंक्स को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, फॉरेन बैंक्स को लिबरल ट्रीटमेंट दिया गया, ब्रांच लाइसेंसिंग सिस्टम को अबॉलिश किया गया। फिस्कल रिफॉर्म्स। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के द्वारा फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया। गवर्नमेंट ने इनिशिएट करे काफ़ी सारे फिस्कल मेजर्स जिससे फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस किया जा सके। इस टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए काफ़ी सारे कंट्रोल्स पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर और गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव्स लिए गए जिससे रेस की जा सके टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू को। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फिस्कल डिसिप्लिन को इम्पोज किया गया, सब्सिडीज़ को रिड्यूस किया गया, एक्साइज और कस्टम ड्यूटीज़ को रैशनलाइज किया गया,
1999-2000 बजट में एक्सपेंडिचर रिफॉर्म कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। स्टेट और सेंटर के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में कोऑपरेशन को बढ़ाया गया और इन एंटरप्राइजेस के बजटरी सपोर्ट को विड्रॉ किया गया।